Hello all, I am Abdullah and today we are going to discuss Transformers. आपने इसका आर्किटेक्चर देखा होगा हर जगह पे, जो कि देखने में बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है मगर इट्स वेरी इजी। ट्रांसफॉर्मर्स स्टार्ट कैसे थे? बेसिकली लैंग्वेज ट्रांसलेशन के लिए इनका पेपर आया था, अटेंशन इज़ ऑल यू नीड, और इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया इन ऑल NLP टास्क। आई ये लैंग्वेज ट्रांसलेशन के लिए थी, तो हम लैंग्वेज ट्रांसलेशन का ये भी प्रॉब्लम पकड़ते हैं और उससे समझते हैं कि क्या। लेट्स सपोज हमारे पास एक सेंटेंस है, यू आर द बॉस, और इसको हमने उर्दू में ट्रांसलेट करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। शुरू में हमारे पास इनपुट है यू आर द बॉस। अब यू आर द बॉस तो नहीं कंप्यूटर समझता, तो इसको हम न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अभी न्यूमेरिक में कैसे करेंगे? आप प्री ट्रेन मॉडल यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमारे पास बर्ड है, या वन हॉट इनकोडिंग आप यूज़ कर सकते हैं, या TF-IDF टोकनाइजर, या इस तरह की कोई चीज़ यूज़ करके ना आपने इनपुट एम्बेडिंग्स बना लेनी है। जैसे बर्ड की 768 है आउटपुट साइज़, तो वो तो इतना बड़ा हम ले नहीं सकते। अभी यहाँ पे समझने के लिए हम एक छोटी एम्बेडिंग वेक्टर बना लेते हैं। लेट्स सपोज यू के लिए हमारे पास रिप्रेजेंटेशन आई है 0 1 2। लेट्स सपोज मैं बर्ड को भेजा, बर्ड को यू भेजा है, और बर्ड ने यू के लिए आपको दे दिए 768 का वेक्टर दे दिया। यहाँ पे 768 का वेक्टर लिख नहीं सकते, 768 का ही होता है या इस तरह का कुछ होता है। 768 लिख नहीं सकते, तो यहाँ पे मैं 3 का वेक्टर ले रहा हूँ टू इजीली अंडरस्टैंड ट्रांसफॉर्मर्स। तो यू को थ्री नंबर से रिप्रेजेंट कर दिया, आर को भी, दा को भी, बॉस को भी। नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम पोजिशनल इनकोडिंग फाइंड करें और उसको इस इनपुट एम्बेडिंग में प्लस कर दें। अभी इनपुट एम्बेडिंग तक वाला काम हमने कर लिया। पोजिशनल इनकोडिंग कैसे फाइंड होती है, इसका सिंपल फार्मूला है ये वाला, सिंपल है। POS जो लिखा हुआ है, दिस इज़ बेसिकली द वैल्यू। मैं ऊपर जाके आपको बता देता हूँ। अब इसमें दो फार्मूलाज हैं। जब आप ऑड इंडेक्स पे हैं ना, तो आप ये नीचे वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। जब आप इवन इंडेक्स पे हैं तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। आई मीन्स इंडेक्स। सही है। तो ऊपर जाके देखते हैं जो हमने वेक्टर बनाया अभी। अब इसमें ना इंडेक्सेस लिख देते हैं हम, किस कलर से? रेड कलर से इंडेक्सेस लिख देते हैं। तो ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है। जो POS लिखा हुआ था, POS इज़ एक्चुअली वैल्यू। जैसे यहाँ पे 0 है, 1 है। जब इसकी अभी लेट्स सपोज ये पहला जो है ये 0 इंडेक्स पे है, दैट मीन्स यहाँ ये इवन इंडेक्स पे है। तो इसका फाइंड किस तरह से होगा? इसका फार्मूला नीचे, आई होप आपको याद होगा। इस वाले के लिए बनाते हैं। तो साइन POS था, POS में आपने वो वैल्यू डाल देनी है जो इसके अंदर है। जैसे यहाँ पे 0 पड़ा है, यहाँ पे 1 पड़ा है, तो यहाँ पे 0 पड़ा हुआ है, इसकी वैल्यू 0 है, तो हम यहाँ पे 0 लिख देते हैं। डिवाइडेड बाय 10,000 पावर 2 इंटू आई था। आई हमारे पास है यहाँ पे 0, क्योंकि 0 इंडेक्स है हमारे पास, तो ये 0 लिख दिया हमने। तो टू 0 से मल्टीप्लाई होगा, डिवाइडेड बाय फार्मूला में आपने देखा होगा DI लिखा हुआ था। जाते हैं फार्मूला पे। ये डी मॉडल लिखा हुआ था, सॉरी। डी मॉडल का मतलब है कि डायमेंशनैलिटी ऑफ द मॉडल। वो डायमेंशनैलिटी क्या है कि हमने जैसे हर एक वर्ड को 3 नंबर से रिप्रेजेंट किया, तो उसकी डायमेंशनैलिटी 3 है। अगर उसको 100 नंबर से रिप्रेजेंट करते तो हम उसकी डायमेंशनैलिटी 100 कॉन्सिडर करते। क्योंकि यहाँ पे 3 है, तो हम सिंपली इसके लिए इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। अब क्योंकि 0 है, तो साइन 0 हमारे पास, जो इसका जो भी आंसर आएगा, साइन 0 मेरे ख्याल में 0 ही होता है। साइन 0, खैर जो भी होता है, हम यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ इसकी सपोज, लेट्स सपोज हमारे पास पोजिशनल एम्बेडिंग की वैल्यूज़ आ जाती हैं। अभी पहले के लिए हमने किया तो लेट्स सपोज 0 आ गया था हमारे पास। ये एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं, बट सपोज कर लें। इसी तरह नेक्स्ट के लिए करेंगे, मगर नेक्स्ट का आई हमारे पास 1 है, इंडेक्स 1 है, तो फार्मूला कॉस वाला यूज़ होगा। तो उसका यहाँ पे सपोज कर लेते हैं हमारे पास ये वैल्यू है। इसी तरह बाकी सब के लिए भी सपोज कर लेते हैं 1 1 0 1 1, ये 1 होगी, 1 1 और 1 1 1 1। ठीक है, ये कुछ वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। लेट्स सपोज अभी हमारे पास पोजिशनल इनकोडिंग आ गई। अभी वहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस क्या था, पोजिशनल इनकोडिंग प्लस करनी थी इनपुट एम्बेडिंग में। तो ये जो पोजिशनल इनकोडिंग आई है हमारे पास, इसको सिंपली हम इस चीज़ में ऐड कर देंगे, इस चीज़ में।
इस चीज़ में ये चीज़ ऐड हो जाएगी। जैसे 0 है, 0 0 में ऐड हो जाएगा, 1 1 में ऐड हो जाएगा, ये 1 2 में ऐड हो जाएगा। इसी तरह इन सारों को ऐड किया और सपोज कर लेते हैं हमारे पास कुछ आंसर ये आ गया। यू आर द बॉस। कुछ आंसर्स हमारे पास इस तरह से आ गए, 1 1 2 2 1 0 0 1 2 1 1 1। ये लेट्स सपोज हमारे पास आंसर्स आ गए थे। सिंपल है। यहाँ तक हमने काम कर लिया, पोजिशनल एम्बेडिंग ऐड कर दिया। आगे है मल्टी हेड अटेंशन। मल्टी हेड पे हम बाद में जाएंगे, पहले हम सिंपल अटेंशन देख लेते हैं क्या होती है। मल्टी हेड हम बिल्कुल आखिर में डिस्कस करेंगे। सिंपल अटेंशन क्या है, अभी यहाँ तक हमने फाइंड कर लिया। एक वेक्टर हमारे पास आ गया, ये वाला, मैं वेक्टर कह रहा हूँ, मैट्रिक्स हमारे पास आ गई ये वाली, ठीक है। अब मल्टी हेड अटेंशन क्या होगी, अब हमने इसको हम y कह देते हैं, इसको हम y कह देते हैं। y है हमारे पास दिस, इसको थोड़ा मैं क्लीन करके लिख लेता हूँ कि y मेरे पास है, y इज इक्वल टू 0 1 2 1 1 1 1 0 0 1 1 1। अभी आई होप मुझे यहाँ पे यू आर द बॉस, यू आर द बॉस लिखने की बार बार ज़रूरत नहीं है, बट मैं फिर भी लिख देता हूँ, ठीक है। यू आर द बॉस, ये यू के लिए ये आ गया पोजीशन एम्बेडिंग ऐड होने के बाद रजिस्टर से। अब यहाँ पे दरम्यान में हमने एक फुली कनेक्टेड नेटवर्क लगाना है। बेसिकली हमें 3 किस्म की मैट्रिसेस चाहिए। पहली हमारे पास चाहिए क्यू, जिसे हम क्वेरी कहते हैं, एक चाहिए हमें की, और एक चाहिए हमें वैल्यू मैट्रिक्स। अब वो आएगी कैसे, आपको पता होगा। हम फुली कनेक्टेड नेटवर्क क्या होता है, न्यूरल नेटवर्क सिंपल क्या होता है। तो हम सिंपली इस यू को ये पहला उठाया, पहले थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ नेटवर्क को। क्योंकि हमारे पास हर एक वेक्टर की लेंथ जो है वो 3 है, तो लेट्स सपोज 3 इनपुट वाला नेटवर्क है, और इसका आउटपुट भी मैं अगर 3 रख दूँ, तो क्योंकि ये फुली कनेक्टेड है तो इस तरह आपस में सारे कनेक्टेड होंगे और इसकी आउटपुट भी 3 ही होगी, ठीक है। तो लेट्स सपोज यू वाला गया, तो यू वाला जब गया तो यू वाले ने कुछ 3 इनपुट था यू का, 3 वैल्यूज़, तो उसका आउटपुट भी 3 होगा, तो उसने 1 1 0 आउटपुट किया। फिर उसके बाद आर वाला गया नेटवर्क से, उसने 0 0 0 कर दिया। फिर दा गया और यहाँ पे 1 1 1 आ गया, और फिर बॉस गया तो 0 0 1 आ गया, ठीक है। ये न्यूरल नेटवर्क में से पास होगा, तो हमारे पास क्वेरी आ गई। इसी तरह एक अलग से ये एक फर्स्ट न्यूरल नेटवर्क है जो कि लर्न करेगा ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। अभी वैसे होगा, ओवरऑल वर्किंग कैसे होगी ये जैसा हम देख रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक क्वेरी मैट्रिक्स आ गया हमारे पास, जो कि इस न्यूरल नेटवर्क के वेट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा और हमारे पास क्वेरी मैट्रिक्स आ जाएगी। एक फुली कनेक्टेड लेयर है बेसिकली। सेम थिंग जो है वो हमारे पास की के लिए भी होगा, कि की के लिए भी हमारे पास इसी तरह से एक अलग नेटवर्क होगा। ये नेटवर्क 1 है, इस तरह नेटवर्क 2 होगा, नेटवर्क 3 होगा, जो कि इन तीनों के वेट डिफरेंट होंगे। ये हमारे पास आ गया था क्वेरी। इसी तरह हमारे पास आ जाएगी की, 0 1 0 1 2 3 1 1 1 0 1 0। इसी तरह एक और न्यूरल नेटवर्क से गुजरेगा तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1। अब ये रिप्रेजेंट किस चीज़ को कर रहे हैं तीनों, ये हमारी उन्हीं चीज़ को यू आर द बॉस। अब ये हमारे पास था, हमारे पास इनबेडिंग जोन में पोजीशन कोडिंग हुई थी। ये भी बेसिकली वही चीज़ें हैं, मगर 3 डिफरेंट इनकी फॉर्मेट्स हैं, समझ लें, या
3 डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इन पे की हैं, मगर ये रिप्रेजेंट उसी सेम चीज़ को कर रहे हैं। यू आर द बॉस की एम्बेडिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वेरी भी, की भी और वैल्यू भी रिप्रेजेंट उसी चीज़ को कर रहा है। अब अटेंशन वाला काम करते हैं, तो अटेंशन का फार्मूला देखते हैं। सबसे पहले कि अटेंशन फाइंड कैसे होती है। अटेंशन का फार्मूला ये है कि क्वेरी को की के ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करो डिवाइडेड बाय डायमेंशनैलिटी ऑफ द मॉडल, और फिर उसका सॉफ्ट मैक्स लो बेसिकली विच इज़ बेसिकली टेकिंग प्रोबेबिलिटीज़, और फिर वैल्यू। ये कैसे होगा, क्या है, ये डिस्कस करते हैं अभी यहाँ तक हमने सिंपल कर लिया, 3 मैट्रिसेस बना लिए हमने। अब उसने बोला था क्वेरी को की के ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करो, उसका मकसद क्या है। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, ये क्वेरी तो मेरे पास ये है, ठीक है। अब अगर की का मैं ट्रांसपोज लूँ, की का ट्रांसपोज यहाँ पे करके ये की का ट्रांसपोज करके ना यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे इस इधर नीचे लिख लेता हूँ। लेट्स सपोज क्वेरी का की का ट्रांसपोज लेते हैं, तो वो इस तरह से हो जाएगा कि 0 1 1 0 1 2 1 1 0 3 1 0। अब क्योंकि ये जो मेरे रोज़ थे वो कॉलम्स में कन्वर्ट हो गए, तो जो मेरे पास यू था ना, वो लेट्स सपोज उसकी इंफॉर्मेशन मेरे पास कॉलम्स में आ गई। यू आर द बॉस पहले रोज़ में थी, जब वो उसका ट्रांसपोज दिया तो वो कॉलम्स में आ गई, ठीक है। तो की इंफॉर्मेशन ऐसे आ गई, क्वेरी की मेरे पास उसी तरह ही है, रोज़ में है, ठीक है। तो अब क्वेरी और की जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगी, वो सेंस कैसे बना रही है उस चीज़ की मैं आपको बताता हूँ। अब ये चीज़ें थोड़ी ध्यान से सुनने वाली है। जब यू आएगा, ठीक है, ये क्योंकि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो मेरे पास फर्स्ट रो जो है वो यू है। फर्स्ट रो जब फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, यानी यू वर्ड यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इट विल गिव अ आंसर, जिसे हम सपोज करेंगे कि वो हमें यू का यू के साथ रिलेशनशिप बताएगा, ठीक है। यू जब यू के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इट विल गिव अस अ नंबर, जिसे हम कह रहे हैं कि वो हमें यू का यू के साथ रिलेशनशिप बताएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अभी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम जब करेंगे, वो क्या होगा, यू का आर के साथ रिलेशनशिप बताएगा। फिर उसको यू को दा के साथ, दा वाले इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो यू का दा के साथ रिलेशनशिप बताएगा। इसी तरह यू बॉस के साथ आएगा तो वो बॉस के साथ रिलेशनशिप बताएगा। फिर नेक्स्ट रो पे आ जाएंगे, यू आर यू के साथ मल्टीप्लाई हुआ, आर यू के साथ मल्टीप्लाई हुआ। फिर आर जो है वो नेक्स्ट आर यू के साथ मल्टीप्लाई, फिर आर खुद आर के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर आर दा के साथ मल्टीप्लाई होगा, और फिर वो बॉस के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो आपस में रिलेशनशिप। फिर हम नीचे वाली रो पे आ गए, दा वाली पे। अब ये दा वाली रो पहले इस यू के साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर दा वाली आर के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो बेसिकली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मैं बता रहा हूँ। अब क्योंकि ये है हमारे पास 4/3 और ये है हमारे पास, ये एक 4/3 है हमारे पास, दूसरी हमारे पास है 3/4। हमारे पास रिज़ल्ट, हमारे पास 4/4 की एक मैट्रिक्स आ जाएगी जो कि हर एक वर्ड का दूसरे वर्ड के साथ रिलेशनशिप बता रही होगी। इसका आंसर किस तरह से आएगा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये बहुत मज़े की चीज़ है, ये थोड़ी सी कंफ्यूज कर सकती है, मगर आपने होना नहीं है। यू आर द बॉस, यू आर द, सॉरी मेरी राइटिंग, बॉस, ठीक है। अब ये मेरे पास जो है रिलेशनशिप आ गया मेरे पास, सही है, मैं लिख नहीं रहा। इसको वापस कैसे भेजूँ, चलें इसको इस तरह कर लेते हैं। हाँ चलो चला गया। अच्छा ये आ गया मेरे पास, ये मेरे पास कुछ इस तरह का मैट्रिक्स आएगी जो कि 4/4 की मैट्रिक्स होगी, जो कि यू का यू के साथ एक रिलेशनशिप बताएगी। लेट्स सपोज यहाँ पे 10 वैल्यू,
यहाँ पे 10 आ गया, कुछ भी मैं वैल्यूज़ खुद से लिख रहा हूँ, वो जब आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एक्चुअल में करेंगे तो तब आपके पास एक्चुअल वैल्यूज़ आएंगी। यू आर के लिए 5 आ गया, ये मैं वैसे खुद से सपोज कर रहा हूँ 1 6 3 कुछ भी वैल्यूज़ आ गई, ठीक है, सो ऑन। अब ये मेरे पास क्वेरी को मैंने की के ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये आंसर आ गया मेरे पास। अब उसमें लिखा था कि डायमेंशनैलिटी, रूट ऑफ डायमेंशनैलिटी के साथ मल्टीप्लाई करना है तो रूट ऑफ 3 के साथ आपने बेसिकली डिवाइड करना है। तो वो बेसिकली क्या होगा कि बस आप इसको ना थोड़ा नॉर्मलाइज कर रहे हैं कि वैल्यूज़ एक सर्टन रेंज में आ जाए। इतना इंपॉर्टेंट स्टेप नहीं है, बट पेपर में लिखा हुआ तो आप कर लें। इसको डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 3 करेंगे तो यही वैल्यूज़ कुछ और आ जाएंगी। यहाँ पे 5 आ गया, 2 आ गया, मतलब यू गेट द आइडिया कि यहाँ पे वैल्यूज़ बस चेंज हो जाएंगी, सही है। उसके बाद क्या था कि उसके बाद ये था कि हमने सॉफ्ट मैक्स लगाना है। अब सॉफ्ट मैक्स क्या होता है, जो मशीन लर्निंग से थोड़ा जिनको पता है, इट्स इजी। जस्ट आपने प्रोबेबिलिटीज़ लेनी है, प्रोबेबिलिटीज़ आपने रो वाइज लेनी है कि रिलेशनशिप अभी 1 2 3 1 है, ये कोई इतना हमारे लिए सेंस नहीं बना रहा। जब इन्हीं वैल्यूज़ को हम प्रोबेबिलिटीज़ में बता देंगे कि यू के लिए कितना मैटर कर रहा है जी, 90% अगर मैटर कर रहा है तो 0.9 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। अगर आर के साथ कितना वो रिलेशनशिप है उसका, तो उसकी अपनी एक प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो इस तरह हमारा हर वर्ड का दूसरे सारे वर्ड्स के साथ रिलेशनशिप फाइंड हो जाएगा। सॉफ्ट मैक्स लगाते कैसे या प्रोबेबिलिटी फाइंड कैसे करते हैं, ये रो वाइज करनी है आपने। इस रो की अपनी आएगी, इस रो की अपनी आएगी, और हर रो का जो सम है वो 1 आएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटीज़ का सम 1 होता है। फाइंड एक का मैं बता देता हूँ, बाकियों का आप देख लेना। लेट्स सपोज के इस वाली का मैं फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये होगा कैसे कि हम अगर पहली वैल्यू का ले रहे हैं तो एक्सपोनेंट ऑफ, और जो वैल्यू है अंदर जैसे 1 पड़ा है तो ऊपर 1 लिखा, 1 डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंट ऑफ ये फिर से 1 प्लस एक्सपोनेंट ऑफ सेकंड वैल्यू, मतलब जितनी भी रो में जितनी वैल्यूज़ हैं ना उनको नीचे आपने एक्सपोनेंट में सम कर देना। एक्सपोनेंट ऑफ 3 प्लस एक्सपोनेंट ऑफ 1 आखिर में है। तो दिस विल गिव यू द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस थिंग। तो ये लेट सपोज कोई मेरे पास आ गई, यहाँ पे मैं चेंजेस कर रहा हूँ, ठीक है। ये लेट सपोज 0.1 आ गई मेरे पास। अभी मैंने इसकी चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ये से सिंपली ऊपर से बस चेंज हो जाएगा और नीचे पूरी रो का सम हो रहा है एक्सपोनेंट्स का, तो फिर ये इस तरह इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो वो मैं कहता हूँ कि 0.5 आ गई, लेट सपोज इनकी मिटा के कर लेते हैं पहले, ठीक है। 0.5 आ गई। इसी तरह बाकी सब की प्रोबेबिलिटीज़ आ जाएंगी, ठीक है। इसकी 0.3 आ गई, लेट्स सपोज 0.1 आ गई। और सिमिलरली आप नेक्स्ट रो में जाएंगे तो यहाँ पे एक्सपोनेंट ऑफ 6 डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंट ऑफ 6 प्लस 3 प्लस एक्सपोनेंट ऑफ 1 प्लस एक्सपोनेंट ऑफ 1, इस तरह से आपके पास रिजल्ट्स कुछ आएंगे। तो यू गेट द आइडिया कैसे होगा। यहाँ पे मैं बस ये वैल्यूज़ लिख रहा हूँ कि इस तरह से आपके पास प्रोबेबिलिटीज़ आ जाएंगी। अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या है, नेक्स्ट स्टेप था, अगर आपको फार्मूला याद हो दोबारा चले जाते हैं उस पर, कि अभी हमने ये वाला काम कर लिया, सॉफ्ट मैक्स प्रोबेबिलिटीज़ ले ली। अब इसको सिर्फ वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करना है। वैल्यूज़ के साथ क्यों मल्टीप्लाई करना है, उसकी क्या लॉजिक है, क्यों करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा बहुत कचरा ना लगे आपको कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे पूरे इस मैट्रिक्स में कुछ वैल्यूज़ होंगी, ये मैंने अभी नहीं लिखी, ये कल आप जब करोगे कैलकुलेट तो कर लेना। अब वैल्यू क्या था, वैल्यू भी मेरे पास बेसिकली एक रिप्रेजेंटेशन ही थी ना अपने इनपुट एम्बेडिंग्स की, यू आर द बॉस की, ठीक है। यू आर द बॉस की रिप्रेजेंटेशन थी मेरे पास। तो अब हम क्या करें कि जैसे यू का यू के साथ क्या रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप क्या है, 0.1 आया ना हमारे पास। तो उस 0.1 रिलेशनशिप को हम बताएं कैसे, वो यहाँ पे ये वाली चीज़ भी मैं रिमूव कर रहा हूँ। ये हमें पता है कि क्वेरी की और वैल्यू जो थी वो काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन थी हमारी इनपुट एम्बेडिंग्स की, वो यू आर द बॉस को ही रिप्रेजेंट कर रही थी। तो 0.1 जो है
अभी क्वेरी और की को तो हमने चेंज कर दिया, वो मल्टीप्लाई हुई, उन पे ऑपरेशंस परफॉर्म करती है। वैल्यू हमने सेपरेट रखी हुई थी कि एक रिप्रेजेंटेशन को हम छेड़ नहीं रहे, इसको बाद में यूज़ करेंगे। तो ये भी बेसिकली यू आर द बॉस की थी। अभी जैसे पॉइंट वन, ठीक है, पॉइंट वन है हमारा यू के साथ, तो वैल्यू की जो हमारे पास पहली रो है ना, वो है यू वाली रो है, ठीक है। तो जब हम यू के साथ रिलेशनशिप देख रहे हैं तो वो पॉइंट वन है। इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं। वो है पॉइंट वन, ठीक है। तो पॉइंट वन को, मतलब पॉइंट वन है तो मतलब वो 0.1% इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसको हम इससे एज्यूम कर सकते हैं 0.1% इम्पॉर्टेंट है, तो हम यू वाली जो वैल्यूज़ हैं उनको 0.1 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। इस वेक्टर पूरे को 1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, प्लस, सिंपली प्लस कर रहे हैं हम। अब u का r के साथ क्या रिलेशनशिप था, 0.5%, 50%, सॉरी, 0.5 इम्पोर्टेंस थी। तो सिंपली हम r वाला उठा लेंगे यहाँ से, 0 1 0, सिंपल। u का दा के साथ क्या था, 0.3, ठीक है, 0.3, और दा की वैल्यूज़ क्या थी हमारे पास, 101 101 प्लस। अब हम बेसिकली क्या करें, हम u के रिस्पेक्ट से बाकी सारों का रिलेशनशिप एक वेक्टर में कैप्चर करना चाह रहे हैं। तो अब क्या रह गया हमारे पास, u का बॉस के साथ 0.1 था, ठीक है, 0.1, ये इसमें से हम देख रहे हैं, ये देखें u का बॉस के साथ 0.1 था। पहले 0.1 लिया, फिर 0.5 लिया, फिर 0.3 लिया, अब 0.1 लिया। 0.1 लेके u का दा के साथ देखा था, तो u दा वाली हमारे पास ये मैट्रिक्स है 1 1 1 1 1 1 ले लिया। अब ये मल्टीप्लाई जब होंगे और इनका आंसर जो आएगा वो 3 वैल्यूज़ का एक वेक्टर आएगा, इसमें 3 वैल्यूज़ होंगी आंसर में, 2 3 4, लेट्स सपोज एक आंसर आता है, ये इस तरह की वैल्यू आ गई। उसको आप फर्स्ट रो कंसिडर कर लें अपनी, जो कि क्या बताएगी कि आपके यू वर्ड का बाकी तमाम वर्ड के साथ रिलेशनशिप उस चीज़ में कैप्चर हुआ है। वो बेसिकली आपको रिलेशनशिप बता रहा है यू का बाकी तमाम वर्ड्स के साथ। उसको मैं किधर लिख लूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। यू का बाकी तमाम वर्ड के साथ रिलेशनशिप जो कैप्चर हुआ है वो था मेरे पास 2 3 4, सही है। इसी तरह अब मैं यू वाली रो से नीचे आ जाऊँगा, 0.6, यहाँ पे 0.6 रखूँगा, ये इस जगह पे कर रहा हूँ, ठीक है, 0.6 रखूँगा। इसी तरह आर वाले में आ गया, आर का पहले यू के साथ देखूँगा, तो आर का यू के साथ ऐसे ही 1 1 1 रखा हुआ है, आर का यू के साथ आ गया, प्लस सेकंड आर का आर के साथ, तो आर का आर के साथ क्या था, 0.3 प्रोबेबिलिटी है, तो ये जिधर 0.5 पहले लिखा था वहाँ पे 0.3 कर दी और वहाँ पे आर वाला वेक्टर डाल दिया उसी तरह। फिर आर का दा के साथ, तो यहाँ पे 0.1 प्रोबेबिलिटी कर दी और इसको दा वाले वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह आखिर में 0.1 ही था, तो ये मतलब आपको समझ आ गई कि ये मैं कैसे करूँ। तो यहाँ पे भी कुछ लेट्स सपोज मेरे पास आंसर आ जाएगा 1 1 1 2 3 4 1 1 1। अब आप लोग कहोगे कि यार यहाँ पे तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करनी थी, आपने तो कोई और कहानी कर दी है ये वाली। तो ये आप जब मल्टीप्लाई करोगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करोगे, तो रिज़ल्ट आपके पास कुछ यही रिज़ल्ट आपके पास आ रहा होगा। ये थोड़ा सा इजी वे है अंडरस्टैंड करने का कि ये एक्चुअल में कर क्या रहा था, तो इस वजह से मैंने इस तरीके से बताया। बट है ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, या आप उस तरह करेंगे तो आपको रिज़ल्ट तब भी सेम आएगा। दिस इज़ आवर अटेंशन स्कोर, सही है। ये थोड़ा लेट है बताना, बट जो हमारे आर्किटेक्चर में जो ये वाली चीज़ थी, ये वाली चीज़ ये हमारे पास इनकोडर था। इनकोडर की जैसे CNN में हमारे पास फीचर एक्सट्रैक्शन पार्ट, CNN बेसिकली फीचर एक्सट्रैक्शन के लिए जो इम्पोर्टेंट की एरियाज़ हैं या जो की इंफॉर्मेशन है उसको एक हम स्पेसिफिक फॉर्म में ला रहे होते हैं, तो वो फीचर एक्सट्रैक्शन वाली चीज़ ही है। मगर ये टेक्स्ट में या NLP में हम क्या कर रहे हैं कि हम वो फीचर एक्सट्रैक्शन वाला काम ही कर रहे हैं कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, तमाम वर्ड्स का एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप फाइंड करना, उसको कैप्चर करना, वो काम हम इनकोडर में कर रहे हैं। अब
आता है डिकोडर पार्ट। डिकोडर पार्ट में लेट सपोज मैं कर रहा हूँ, वही बात है, इंग्लिश टू उर्दू कर रहा था, मैं बॉस हूँ, यू आर द बॉस, मेरा कैप्चर हो गया, उसका कॉन्टेक्स्ट वगैरह सारा कुछ, और ये मेरे पास आखिर में अटेंशन स्कोर आ गया। इसमें आगे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ तक हमने मल्टी हेड अटेंशन तक, मल्टी हेड तो नहीं डिस्कस की, मगर हमारे पास अटेंशन आ गई है। मल्टी हेड भी सिमिलर है, वो मैं बाद में करता हूँ। यहाँ तक हमने काम कर लिया, यहाँ पे अटेंशन हमने फाइंड कर लिया। अभी ये जो मल्टीप्लिकेशन हमने की थी वो हमारे पास अटेंशन स्कोर आया था। उसके आगे सिंपल काम है कि ये जैसे रेजनेट आपको पता होगा स्किप कनेक्शन होता है बेसिकली। यहाँ पे जो पोजिशनल इनकोडिंग थी जो कि इनपुट इम्बेडिंग में प्लस होके आ रही थी, यहाँ से आप एक कनेक्शन स्किप करवा रहे हैं, और जो आपकी अटेंशन का आंसर आया था जो कि मैट्रिक्स हमारी आई थी, उसमें आप ऐड कर रहे हैं और नॉर्मलाइज कर रहे हैं। नॉर्मलाइज लेयर नॉर्मलाइजेशन आप कर सकते हैं, वही जो सिंपल स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन से हम करते हैं, वो कोई नई चीज़ नहीं है ट्रांसफर, तो वो आप सिंपली कर सकते हैं। उससे आगे जाएंगे, सिंपल फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क है। जिस तरह से हमने क्वेरी की और वैल्यू के लिए एक फीड फॉरवर्ड लेयर इंट्रोड्यूस करवाई थी, उसी तरह सिंपल ये फीड फॉरवर्ड नेटवर्क से गुजरेगा। डायमेंशन सेम ही रहेंगे उसके, और यहाँ पे भी एक स्किप कनेक्शन आ रहा है जो कि ऐड हो रहा है आगे जाके और नॉर्मलाइज हो रहा है, जैसे रेजनेट में होता है। ये बहुत सिंपल चीज़ है, और यहाँ तक हमारे पास हमारी फाइनल इन्फॉर्मेशन कोड होके आ जाएगी यू आर द बॉस की। थोड़ा मैं इसको zoom करके लिख लेता हूँ, यू आर द बॉस की इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई, ठीक है। 1 1 1 0 0 1। लेट्स सपोज हमारे पास फाइनली यहाँ तक ही है, हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ गई जो कि इनकोडेड है। अब हमारे पास डिकोडर पार्ट पे आते हैं। जैसे हमने इंग्लिश वाले के लिए किया था यू आर द बॉस, इसी तरह सिमिलरली हमारे पास इसके लेबल्स तो पड़े होंगे कि यू आर द बॉस है, तो इसका आंसर इसका उर्दू में क्या है, वो है मैं बॉस हूँ। तो मैं बॉस हूँ कि भी सेम तरीके से हमने एम्बेडिंग्स निकालनी है, जैसे इनपुट एम्बेडिंग्स को प्री ट्रेन नेटवर्क यूज़ करके हम एम्बेडिंग्स निकालते हैं। बट कोशिश ये करेंगे कि डायमेंशनैलिटी हमारे पास कंसिस्टेंट रहे। जो डायमेंशन जैसे 3 हमने हर वर्ड को 3 नंबर्स में रिप्रेजेंट किया था, तो इसमें भी हम वही करेंगे। तो मैं बॉस हूँ के लिए भी उसी तरह हो जाएगा। पोजीशन इनकोडिंग भी सेम तरीके से निकालेंगे और उसको ऐड कर देंगे इस एम्बेडिंग में। उसके बाद फिर क्वेरी की और वैल्यू हमने बनानी है सेम तरीके से, ठीक है। और अटेंशन फाइंड करनी है। अटेंशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि मास्क्ड मल्टी हेड अटेंशन। मल्टी हेड बाद में देखेंगे, अभी मास्क देखते हैं कि क्या होती है। अब जब ट्रांसलेशन हो रही होती है ना, तो उसमें मास्क का ये मतलब होता है कि जो अभी तक आपका आउटपुट नहीं आया, जैसे कि क्योंकि मैं बॉस हूँ, इसमें अभी तक हमारा आउटपुट कुछ नहीं है, ये वैसे हमारे पास पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम स्टार्ट इससे करेंगे क्योंकि जब तक हमारे पास कुछ नहीं पड़ा हुआ, तो हम स्टार्ट इससे करेंगे कि यहाँ पे एक होता है हमारे पास स्टार्टिंग, क्या उसको कह सकते हैं, एंड ऑफ सेंटेंस का एक टोकन होगा और एक स्टार्ट ऑफ सेंटेंस का टोकन होगा। तो स्टार्ट टोकन होगा हमारे पास, ये इस तरह मैं लिख देता हूँ। शुरू में जब कुछ भी नहीं है तो हमारा स्टार्ट टोकन यहाँ पे आ गया लेट्स सपोज, और आगे इसके लिख देता हूँ मैं बॉस हूँ, और फिर यहाँ पे एंड टोकन आ जाएगा, ठीक है। अब इस पूरे की उसी तरह से एम्बेडिंग्स निकाली हमने। जब यहाँ पे मास्क अटेंशन का काम आ जाएगा ना, सेम तरीके से हमने क्वेरी की और वैल्यू वाला काम करके जो हमारे पास एक अटेंशन मैट्रिक्स आएगा, ये यहाँ पे ऐड एंड नॉर्म से पहले स्टेप में, उसमें ये हमने करना है कि क्योंकि अभी तक हमारी कोई जनरेशन नहीं हुई, मैं पास हूँ ये वर्ड्स नहीं आए, तो जो स्टार्ट वाला है काम, क्योंकि स्टार्ट तो हम कर रहे हैं, तो स्टार्ट वाले के अलावा तमाम चीज़ हाइड कर देनी है। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ, मैं आपको मैट्रिक्स बना के बताता हूँ, आपको उससे समझ आ जाएगी। ये मैं कह देता हूँ स्टार्ट, ठीक है, मैं बॉस हूँ, और यहाँ पे एंड ऑफ टोकन, एंड ऑफ
एंड टोकन है। ये स्टार्ट और एंड टोकन वाला काम हमारे पास इनकोडर में भी होगा, सेम तरीके से होगा, सिर्फ स्टार्ट और एंड टोकन आपने यहाँ पे ऐड कर देना। 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1। अब क्योंकि मेरे पास मैं बॉस हूँ, इसमें बाकी चीज़ें आपके पास एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो ये जो मैं बॉस हूँ वाली जितनी भी आपके पास आखिर में अटेंशन स्कोर आएगा, इसको आपने -1 से आपने इनिशलाइज कर देना है। बेसिकली ये कोई हम इंफॉर्मेशन अभी दिखाना नहीं चाह रहे अपने डिकोडर को, तो -∞ या -1 इस तरह की आप वैल्यू से लेट्स सपोज उसको दिखा देते हैं शुरू में। -1 है, -1 है, -1 है। जो कैलकुलेशन हो रही होंगी वो आपकी फर्स्ट रो की खाली हो रही होंगी, क्योंकि ये आप सिर्फ दिखा रहे हैं उसको। अब ये हमारे पास अटेंशन इस तरह से आ गई इसकी। अब जो अटेंशन और ऐड नॉर्म वाला स्टेप होगा, उसके बाद ये जो हमारे पास इनकोडर वाली आउटपुट थी ना, उसको एक फुली कनेक्टेड लेयर से गुजार के उसको एक एज क्वेरी हम कंसिडर कर लेंगे और दूसरा एज की कंसिडर कर लेंगे। वो जो आउटपुट थी उसमें से एक को क्वेरी कंसिडर कर लिया, एक को की कंसिडर कर लिया फॉर डिकोडर्स नेक्स्ट ब्लॉक। यहाँ पे तो अटेंशन आ गई थी जिस तरह से हमने कंसिडर की। यहाँ पे अब जब दोबारा कैलकुलेट हो रही है ना, तो यहाँ पे जो इनकोडर में से जो हमारे पास आंसर आया था उसमें से एक को हमने क्वेरी बोल देना, उसी को फुली कनेक्टेड लेयर से गुजार के उसको दूसरे को की बोल देना। इसी आउटपुट को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं दो चीज़ों में, दो कनेक्टेड नेटवर्क से गुजार के, दो फीड फॉरवर्ड नेटवर्क से गुजार के, फीड फॉरवर्ड लेयर से गुजार के। एक को क्वेरी बोल दिया, एक को की बोल दिया, और जो इसकी वैल्यू होगी वो वैल्यू जो इस पिछले स्टेप में कैलकुलेट होके आई है वो एज वैल्यू एक्ट करेगी। सेम तरीके से क्वेरी और की का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई होगा और वो जो हमने काम पहले किया था वो होगा। ऐड नॉर्म वाला स्टेप होगा, फीड फॉरवर्ड से गुजरेगा, ऐड नॉर्मलाइजेशन होगी। आगे फिर से एक लीनियर लेयर है हमारे पास जो कि फीड फॉरवर्ड लेयर है। सॉफ्ट मैक्स, अभी लेट्स सपोज हमारे पास वोकेबलरी साइज़ है 10, मतलब 10 हमारे पास उर्दू के वर्ड्स हैं, तो 10 में से अगर हमारे पास ज़रूरत पे मैं पड़ा हुआ है, तो ज़रूरत पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो हमारे पास मैं आ जाएगा पहला आउटपुट। मैं आ गया हमारे पास। अब जब नेक्स्ट टाइम हम ये चीज़ अब ये क्योंकि ऑटो रिग्रेसिव है, इनकोडर वाला काम एक बार हो जाएगा, मगर डिकोडर बार बार चलेगा जब तक उसके पास एंड ऑफ सेंटेंस नहीं आ जाता। शुरू में स्टार्ट टोकन होगा उसके पास, और ये स्टॉप तब करेगा जब तक इसके पास एंड ऑफ टोकन नहीं आ जाता। मैं आ गया, अब मैं दोबारा से इनपुट जाएगा। ऑटो रिग्रेसिव इस वजह से बोलते हैं, जो इसका आउटपुट आता है वो दोबारा से इनपुट में शामिल होकर वापस इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। तो ये जो -∞ वाला क्या काम किया था ना, ये जो अब तो हमारे पास मैं आ गया, तो मैं वाली चीज़ -1 क्षण ये वाला काम नहीं होगा। वो एम्बेडिंग्स आएंगी, उसकी कुछ वैल्यू होगी 2 3 4, और वो क्वेरी की जो सही तरीके से आएगी इसकी वो आएगी। बाकी ये चीज़ अभी तक हाइड होगी क्योंकि ये वाला काम अभी तक हमारे पास आया नहीं है, इसके आंसर्स नहीं आए। तो ये दो जो चीज़ें पहली दो रोज़ ये वाली इंक्लूडेड होंगी। ये फिर सेम काम होगा, मैं फिर बॉस आ जाएगा। पहली बार ये सही नहीं करेगा, मैं भी सही ना करे, तो इसका जो भी लॉस अकोमुलेटेड लॉस होगा लास्ट में, जब तक एंड ऑफ टोकन ही आ जाता है, जब एंड ऑफ टोकन आएगा तो उसका अकोमुलेटेड जो लॉस होगा उसके थ्रू बैक प्रोपोगेशन होगी, और जैसे ही एंड ऑफ टोकन आ जाएगा ये रुक जाएगा। मैं बॉस, फिर मैं स्टार्ट टोकन, मैं बॉस, उस इन तीनों को मिला के इसकी जो एम्बेडिंग्स और जो अटेंशन स्कोर आएगा वो प्रोसेस होगा इस डिकोडर के थ्रू, और इसी तरह एंड ऑफ टोकन तक ये चलता जाएगा। दिस इज़ ऑल अबाउट ट्रांसफार्मर्स। एंड अभी लास्ट में हम मल्टी हेड अटेंशन डिस्कस कर लेते हैं कि वो क्या। मल्टी हेड अटेंशन थोड़ी सी डिफरेंट है, सेम काम है। लेट्स सपोज दिस इज़ आवर इनपुट एम्बेडिंग। यू आर द बॉस की है समझो, या किसी भी चीज़ की है, यू आर द बॉस, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ लिखी है, या शुरू में लेट्स वो स्टार्ट टोकन है, ठीक है। एक मिनट, स्टार्ट यू आर द बॉस, इस तरह से है, ठीक है। तो
मल्टी हेड में क्या होगा कि आप लेट सपोज मैं इसको स्प्लिट कर देता हूँ दो चीज़ों में। अब ये स्टार्ट का ही फीचर है, ये यू का, ये जो सेकंड रो है ये यू के फीचर्स हैं, ये यू की एम्बेडिंग्स हैं जो कि रिप्रेजेंट करें यू को, मगर उसको मैंने तोड़ दिया। अब जो ये वाली चीज़ है, ये वाली अलग से, ये वाली एक फीड फॉरवर्ड से गुजरेगी, जैसे हमने सिंपल किया था कि पोजीशन कोडिंग ऐड करके क्वेरी की और वैल्यू बनाई थी और उनके लिए एक अटेंशन फाइंड की थी। सेम काम होगा और हमारे पास एक अटेंशन स्कोर आ जाएगा जो कि जिसकी डायमेंशनैलिटी यही रहेगी, ठीक है। सेम काम होगा ये जो हमने अलग से दूसरा स्प्लिट बनाया हुआ है, इसके लिए भी क्वेरी की और वैल्यू अलग से बनेगी और इसका भी कोई एक आंसर होगा। जो फाइनल आंसर आएगा इन दोनों का, उनको आपस में कॉन्कैटिनेट कर देंगे तो हमारे पास इसी तरह का एक वेक्टर पूरा बन जाएगा। ये अभी जो हमने काम किया है स्प्लिट करके, दो तरीक़ों से अटेंशन हमने फाइंड किया है, स्प्लिट करके दो अटेंशंस फाइंड किए और उनको कॉन्कैटिनेट किया। दिस इज़ बेसिकली मल्टी हेड अटेंशन। इसको दो में भी स्प्लिट कर सकते हैं अगर ज़्यादा थाउजेंड डायमेंशनैलिटी है कि हर वर्ड को 1000 में किया हो तो आप जितना ज़्यादा करना चाहें आप कर सकते हैं, मगर ये तरीका थोड़ा ज़्यादा बेहतर था जो कि अटेंशन इज़ ऑल यू नीड के रिसर्चर्स को लगा। वो बेसिकली हो क्या रहा है कि सेम वर्ड या सेम फीचर वेक्टर को आप दो तरीके से उसके रिलेशनशिप्स फाइंड कर रहे हो, तो मे बी ये थोड़ा ज़्यादा रिच फीचर रिप्रेजेंटेशन आपको निकाल के दे। तो बेसिकली मकसद इसका ये था। दैट्स ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मर्स। थैंक यू।